Hi, sir. Hello. Yes, sir. Yes. Just wait a minute. आपको start करते हैं. आज कैसे स्ट्रेंथ कैसे काम है भाई? अखिल, अनीश, आर्यन, जैन. स्कूल्स में एग्जाम्स हैं क्या आप लोग के? नहीं सर, हम सर लोग अभी तो नहीं है कुछ. आप लोग के फाइनल्स कब हैं? मिड मार्च बोला है. मिड मार्च. स्क्रीन आपको दिख रही है? यस सर. हमने लास्ट टाइम पे क्या डिस्कशन में स्टार्ट किया था? हीट का. सर, आपने वेव्स और हीट दोनों के एंड के डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे नहीं सर. हीट के भी नहीं शेयर किया क्या मैंने आपको? नहीं सर, नहीं. आज आप क्लास के बाद कर देना. श्योरली. ऐसा हो तो मैं मैसेज डाल दिया करो, मेरे दिमाग से मिस हो गया. क्लास अपना वेव्स तो कंप्लीटली डिस्कस हो गया था ना. कंप्लीट हो गया था. अच्छा ठीक है, ये हमारा डिस्कशन चल रहा था ना, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, आई थिंक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन कवर हो गया था क्लास में ना. मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? यस सर. यस. डेट हो गई आपकी 2 फरवरी. तो इससे बच्चे हमने लास्ट सन पे इतना तो डिस्कस कर लिया था कि वी हैव 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर. बेसिकली 3 बेसिक मोड है आपके पास: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. बात करिए कंडक्शन की तो सॉलिड्स में मिलता है. कन्वेक्शन नॉर्मली आपको लिक्विड्स और गैसेस में मिलता है. और रेडिएशन टेक्निकली ऐसी चीज के लिए आपको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना. तो अगर देखा जाए तो कंडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, आपने यहाँ पर एक कंडक्टिंग रॉड ली. जब मैं बात करता हूँ कंडक्शन की, तो कंडक्शन दो आपको डिस्कस करने अपने फिजिक्स में: थर्मल कंडक्शन, जो हीट का ट्रांसफर अलाउ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वाले जो कंडक्टर्स होते हैं. नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अच्छे होते हैं वो थर्मल कंडक्टर्स भी अच्छे होते हैं. तो हम लोग बात कर रहे हैं थर्मल कंडक्शन की. और थर्मल कंडक्शन में आपको डाटा दिया गया, जो रॉड है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया गया ए है. ये आपके पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया. इसकी लेंथ आपको एल दी गई. ठीक है. और ये जो आपने मेटल यूज किया, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको के दी गई थी. ओके. थर्मल कंडक्टिविटी मतलब बेसिकली एक ऐसा कांस्टेंट जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा और उसकी कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा. जितना के हाई होगा उतनी कंडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी. ओके. अब बात आती है अगर आपको हीट का ट्रांसफर यहाँ पे रखना है
तो आपने एक साइड से यहाँ पे एक हाई टेम्परेचर बॉडी दी जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे जनरेट करने की कोशिश करेगी। ये एंड आपका हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया गया है। ओके, दिस एंड इज मेंटेन्ड एट हाई टेम्परेचर। और जो दूसरा एंड है बच्चे, उसमें आपने क्या कर रखा है, कूलेंट लगा रखा है। कूलेंट से क्या हो रहा होगा, जो भी हीट आपकी हाई से लो आ रही है वो उसको रिमूव करेगा और आपका ये एंड लो टेम्परेचर पे मेंटेन्ड है। ओके, बहुत छोटा सा डिस्कशन है। तो क्या ये जो मेटल है इसके अंदर कुछ एबिलिटी है थर्मल कंडक्शन की? यस सर। इसका कोई भी क्रॉस सेक्शन देखोगे तो स्टडी स्टेट में उससे कुछ हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर अगर पूछा जाए तो कितना? सर इस क्रॉस सेक्शन से dq हीट ट्रांसफर होती है कितने टाइम में? dt टाइम में। तो dq हीट अगर dt टाइम में ट्रांसफर होती है तो dq by dt इज रेफर्ड एज रेट। ओके, तो dq by dt क्या हो गया? समझो सिंपल सा, हर जगह by dt का मतलब रेट हो गया। तो रेट ऑफ हीट फ्लो, जो आपका हीट फ्लो का रेट है ड्यू टू कंडक्शन अक्रॉस द रॉड। अब बात आती है ये जो dq by dt है, इसको रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोलते हैं और हम लोग इसको एक एनालॉजी के थ्रू पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। तो यहाँ पे एक नाम और रखते हैं जिसको हम हीट करंट भी बोलते हैं और इसका नाम एच भी लिखा जाता है। यूनिट की अगर कोई बात करेगा तो सिंपल सी है यूनिट बच्चे। इसकी यूनिट आप क्या लिख सकते हो, या तो कैलोरी पर सेकेंड लिख सकते हो या फिर चाहो तो आप जूल पर सेकेंड बोल सकते हो। क्लियर? पर सेकेंड जितनी आपकी हीट ट्रैवल कर रही थी। अब बात आती है जो आपकी हीट ट्रैवल करती है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? श्योरली बच्चे डिपेंड करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जिस एरिया को पास करते हुए जा रहे हैं। श्योरली डिपेंड करेगा जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना फास्ट रेट से हीट ट्रैवल करेगी। ओके, और एक चीज आपको ये और समझनी पड़ेगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर स्लो होता है। तो ये चीज आपके डिनोमिनेटर में आ गई 1/n। लोगों ने साइंटिफिकली इसको प्रूव करके देखा तो रिलेशन कुछ ऐसा आता है, पर सेकंड जो हीट ट्रैवल करती है वो डिपेंड करती है एरिया पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे थीटा एच माइनस थीटा एल, और किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे। और सेकंड थिंग बच्चे, अगर आप बात करोगे तो कुछ अच्छे कंडक्टर्स होते होंगे, कुछ बैड कंडक्टर्स होते होंगे। तो एक चीज आप यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करोगे जिसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, और ये चीज केवल किससे डिसाइड होती है? मटेरियल से। इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। कॉपर की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, ये सबके अलग अलग आएगी, ये मेटल पे डिपेंड करती है। तो पर सेकेंड जो हीट ट्रैवल करता है बच्चे आपका थ्रू कंडक्शन, उसकी वैल्यू को देखा जाए तो के ए बाय एल इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। और डी क्यू बाई टी का बच्चे मैंने एक सिंबल आपको और दिया, हीट करंट। तो हीट करंट की वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी? देखिए बहुत अच्छा सा रिलेशन आएगा, डेल्टा थीटा, और के बाय एल को आप एल बाय के ए लिख दीजिए। ओके, तो हीट करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय के। सर एल बाय के क्यों लिखा? बेटा रिवर्स किया, उसका रीजन मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? ठीक है सर, नहीं मैं रिवर्स समझ गया, बस रीजन हाँ, पूछा। उसका रीजन है बच्चे। चलो ठीक है, बात जब शुरू हुई तो यहाँ पे समझ लेते हैं। हमने 9th या 10th क्लास में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, आई इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर। जब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू आप करंट एस्टैब्लिश करते हैं तो उससे पास करने वाली करंट दो फैक्टर से डिपेंड करती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया और कितना रेजिस्टेंस है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतनी कम होगी। और किसी वायर के लिए जो आर की वैल्यू आती थी वो एल बाय सिग्मा ए आती थी। एल बाय सिग्मा ए क्या होता था? कोई भी तार लोगे, कोई भी तार आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, यहां जैसे एल बाय सिग्मा ए आ रहा है, जहां सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वैसे बच्चे यहां भी ध्यान से देखो तो एल बाय के आ रहा है। तो लोगों ने कहा कि क्या हम लोग भी यहाँ पे ओम्स लॉ जैसा सोच सकते हैं? तो बहुत अच्छे से समझो, हीट फ्लो के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। करंट फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस। करंट के फ्लो को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। हीट के फ्लो को कौन अपोज करता है? थर्मल रेजिस्टेंस। करंट का फ्लो किससे आता है बच्चे? आई से,
और हीट का फ्लो किससे लिखते हैं? हीट करंट से। यहाँ पे लॉ था I इक्वल टू डेल्टा V बाय R, और यहाँ पे लॉ क्या होता है बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। सर थर्मल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता था L बाय सिग्मा A, तो जो एक रॉड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसकी वैल्यू होती है L बाय Ka। सर आपने थर्मल रेजिस्टेंस का वो सिंबल RTH लिखा है ना सबस्क्रिप्ट में? RTH, R मतलब, अब R से कंफ्यूजन होता, कायदे से अगर मैं देखूं तो RE लिखना चाहिए इधर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और इधर क्या होना चाहिए? थर्मल रेजिस्टेंस, है ना? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, ओके, तो TH जो है थर्मल के लिए बेटा मैंने यूज किया, समझ गया, समझ गया। ठीक है। तो अब बात यही कि भाई जो हीट आपकी फ्लो करेगी, हीट करंट पर सेकंड जितनी हीट ट्रैवल करेगी, वो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय आर के लिए आपके जो माइंड की एक मेमोरी स्पेस से ज्यादा किल नहीं हुई, जो ओम्स लॉ था उससे मिलता जुलता ही आ गया, है ना? तो हीट करंट इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, where thermal resistance is given by simple L by Ka। हाँ सर, है? उसको फिर एनालॉजी से याद कर सकते हैं। हाँ हाँ, कोई पूछ सकता है कि भाई के की डायमेंशन बताइए, के की यूनिट बताइए, तो के की एक बार यूनिट देख लेते हैं क्या बनती है। तो एच आ गया, के आ गया, ए आ गया, डेल्टा थीटा बाय एल आया। के की बात की जाए तो एच इंटू एल डिवाइड बाय ए डेल्टा थीटा आएगा। एच क्या हो गया बच्चे यहाँ पर? वॉट आ गया, है ना? एंड पावर, लेंथ मीटर आ गया, एरिया मीटर स्क्वायर आ गया, और डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है, और मैंने आपसे क्लास में आज की बात करी कि मेटल पे डिपेंड करती है। कोई मेटल कितना अच्छा कंडक्टर होगा वो डिपेंड करता है के पे। जैसे हम कभी बर्तन खरीदने जाते हैं तो हमें हमें चलो नहीं इतनी नॉलेज हो सकती, पर हम पेरेंट्स को क्लियर है कि इसको लेंगे तो, या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूं आपसे, बड़ा सिंपल सा। आप क्या करिए, एक वुडन चेयर ले लीजिए और एक आयरन की चेयर लीजिए, है ना? तो अब वुडन की चेयर और आयरन की चेयर को विंटर की रात में बाहर रख के छोड़ दीजिए, रात भर वो चेयर आपकी ठंडी हो गई। अब आपको मैं अगर सिंपल एक सुबह ऑप्शन दूं कि किस चेयर पे बैठना पसंद करोगे, तो अपने आप ही कह दोगे सर वुडन वाली ठीक है ना? मानते हो ना? यस सर, यस यस। सर ऐसा क्यों? सर वुडन वाली पे बैठेंगे, टेम्परेचर तो वुडन और आयरन का सेम ही है, और जो हीट फ्लो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? आपका टेम्परेचर और चेयर के टेम्परेचर चेयर के का डिफरेंस पे, टेम्परेचर। है ना? यस तो सर। जो आपका चेयर का टेम्परेचर, जो आपकी बॉडी से हीट का फ्लो आने वाला है, वुड और स्टील में क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि सर स्टील में एकदम से, स्टील अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत तेजी से आपकी बॉडी से हीट को वो पुल करेगा, तो फिर आपको एकदम से झुझराहट होगी, ठंड लगेगी। तो जो आपको जो फीलिंग आती है ना, वो रेट ऑफ हीट फ्लो की। रेट ऑफ हीट फ्लो किस में ज्यादा हुआ? तो कंडक्टर जो आयरन है उसमें ज्यादा होगा, वुडन में उतना नहीं होगा। क्लियर है? तो ये एक नेचुरली आपको पहले से क्लियर था। हाँ, आपको ये नहीं पता था कि क्या चीज थी कि वुडन आयरन ठंडी क्यों लगती है। आयरन का टेम्परेचर और वुडन का टेम्परेचर सेम है, पर स्टिल रेट ऑफ हीट फ्लो जो है आपका आयरन में ज्यादा होगा। ठीक है, यस आगे सर। बढ़े फिर। यस सर। अब जो आपने रिलेशन लिखा तो ये पहले, उसको अगर मैं कैलकुलस पे पढ़ूं, सर कैलकुलस में क्यों पढ़ें? क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा आगे चल को आपको जरूरत पड़ सकती है ना? तो आपने कहा ठीक है, अगर उसको मैं कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूं, तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास एक रॉड थी, उसका एक क्रॉस सेक्शन पकड़ा बच्चे आप। सबने बता दिया था आपको सर हीट इधर फ्लो कर रही है, हीट का फ्लो किधर है बच्चे? इस डायरेक्शन में। अब अगर हीट इस डायरेक्शन फ्लो करती है तो ये कैसा था बच्चे आपका? हाई टेम्परेचर एंड। जब हीट की डायरेक्शन चलोगे तो हमेशा टेम्परेचर बच्चे डिक्रीज करेगा। क्लियर? और ये डिस्टेंस dx मान ली और एरिया a मान लिया, तो बच्चे बताना, और कंडक्टिविटी मान ली k है, तो h की वैल्यू किसके इक्वल होगी? k a टेम्परेचर डिफरेंस फाइनल मास इनिशियल से माइनस डी थीटा आएगा डिवाइड बाय dx। क्लियर? तो एक बहुत बढ़िया रिलेशन आया कि कैलकुलस के टर्म में h की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बच्चे? k a माइनस डी थीटा बाय dx। और बहुत ऑब्वियस भी है, सब माइनस डी थीटा बाय dx क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपका हमेशा
टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ये नेगेटिव आएगा। इस बात को और अच्छे समझो कि डी हीटा बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ गई और किसके इक्वल हो गई, एच बाई के ए के इक्वल। तो बताओ कि डी हीटा बाई डी एक्स क्या होता है। फिजिक्स में ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है, डीपी बाई डी एक्स है, टर्म बड़े अच्छे होते हैं। ये टर्म को बोला जाता है बच्चे ग्रेडियंट। तो ये टर्म क्या होगा आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में आपकी हीट फ्लो करती है, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर बच्चे हमेशा क्या होगा, डिक्रीज ही करेगा। तो आपका हमेशा टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव ही आएगा। क्लियर? यस सर, यस। अब तो नहीं। अब एक चीज और है, टेम्परेचर ग्रेडियंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आंसर आ गया माइनस एच बाई के ए लिखेंगे। भाई रॉड में जितने भी सेक्शन होंगे सब में हीट तो सेम ही जाएगी ना, हीट लीक तो कर नहीं रही है, हीट तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर हो रही है। तो एच फिक्स रहेगा, के अगर एक जैसा मेटल है तो फिक्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी फिक्स है। तो अगर यूनिफॉर्म रॉड दे दी जाए तो यूनिफॉर्म रॉड के लिए ये डी हीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। इसका लिए टेम्परेचर वैरी तो जरूर करेगा, पर आपकी रॉड में टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। लीनियर। ये ग्राफ बच्चे ऐसा बनेगा आपका, इस तरीके से। ओके, ये फैसिलिटी कब है, जब आपका हीट करंट के और ए क्या हो बच्चे, फिक्स हो जाए। एच बाय के अगर फिक्स है तो लीनियर वेरिएशन रहेगा। एक है जहां पे लेफ्ट साइड में वो हाई पे था और हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होगा। क्लियर? यस सर। नॉर्मली बच्चे माने जाए सॉलिड जो होते हैं हमारे पास बेटर कंडक्टर होते हैं। कंडक्टिविटी में अगर जिससे मैं कंपेयर करूं तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बच्चे। अब एल्युमिनियम को, जो हमारे घर में बर्तन यूज होते हैं, और सिल मान लेते हैं मैंने उसकी जगह आपसे एल्युमिनियम के साथ स्टील की बात करी, क्योंकि एल्युमिनियम स्टील के होते हैं। एल्युमिनियम की जो कंडक्टिविटी आती है अप्रोक्सीमेटली 206 जैसी कुछ आती है, 200 वाट पर मीटर पर केल्विन। और जो स्टील होता है बच्चा उसकी करीब 48 जैसी कुछ आती है। तो आप देखेंगे बेटर कंडक्टर कौन सा होगा सर, एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, स्टील को यूज करें, एल्युमिनियम को यूज करके इसमें पानी जल्दी गर्म हो रहा है, तो आपको मेरी बात पे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर जिसमें जल्दी पानी गर्म हो रहा है उसकी कंडक्टिविटी बेटर है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है यहाँ पर। मान लेते हैं एक अपने रॉड ली बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये रॉड में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया गया बच्चे कितना, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसकी कंडक्टिविटी आपको दे दी गई बच्चे 800 वॉट पर मीटर। डिग्री सेंटीग्रेड पे लिख सकते हो, केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस था तो वॉट पर मीटर पर केल्विन लिख दिया है ना। और इसकी जो लेंथ थी बच्चे वो बता दी गई आपकी 60 सेंटीमीटर है। और इसका एक एंड जो था बच्चे आपने मेंटेन किया था, ये हाई टेम्परेचर पे फिक्स है। ये कितना पे था, सो इसका 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जो लोअर एंड था बच्चे वो कितने पे था आपका, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सिंपली आपको बताना है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट थिंग पर सेकंड कितना हीट ट्रेवल कर रहा होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो। और फिर आपको बच्चे यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ भी बना के दिखाना है कैसा होगा। ठीक है, बताइए। यस सर, एक मिनट। सर सर डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू है 3.2। तो
अगर बात करूँ तो dq/dt की वैल्यू बेटा सिंपली सॉल्व की जाए तो यूनिट्स का बस ध्यान रखना है और तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी। 800 वॉट पर मीटर केल्विन इंटू ए, एरिया बच्चे 4 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, इंटू डेल्टा थीटा 600 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो केल्विन बोलो बात एक ही आएगी, डिफरेंस में तो सेम ही होता है, डिवाइड बाय डिस्टेंस तो ये 0.6 आ गया। ओके यस सर, ये किया था मैंने, 3.2 आ रहा है। तो ये वैल्यू बच्चे आप देखेंगे तो 8 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 लिख दीजिए और बाकी वैल्यूज को एडजस्ट करिए तो ऊपर आ जाएगा 10⁻4 इंटू 10⁻⁻6 और नीचे एक 10⁻⁻1 है आपके पास। क्लियर? तो ये टर्म कैंसिल हो गया। 32 इंटू 3.2, ये इतनी एनर्जी बच्चे पर सेकंड आपकी ट्रैवल कर रही होगी जूल पर सेकंड। वॉट में आंसर आएगा। क्लियर? टेम्परेचर वर्सेस यस डिस्टेंस से सर। ग्राफ अगर आपसे कोई पूछे तो टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस से ग्राफ कैसा होगा तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट है कि आपके एक एंड का टेम्परेचर कितना है 800, दूसरे एंड का टेम्परेचर कैसा है बच्चे 600। जो 800 वाला है वो 0 पे मान लेते हैं, 600 वाला कितनी डिस्टेंस पर है सर 60 सेंटीमीटर पर। क्लियर? 0.6 मीटर्स। और आपको पता है क्योंकि सर ये स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड है, सब कुछ सेम है, तो आपका ग्राफ लीनियर आएगा। क्लियर? सर एक सेकंड, जो आपने कैलकुलेशन करी है अभी लाइक टी थीटा बाई डी टी, सर आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया? लाइक अभी हमने पढ़ा था कि टी थीटा बाय डी क्यू बाई डी टी बेटा, ये अच्छा ओके डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ हीट फ्लो। ओके सर ठीक है। मैं डी क्यू बाई डी एक्स ले रहा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा और करते हैं, बस सिंपल सा डिस्कशन है। यहाँ बच्चे आपने एक रॉड ली जिसकी लेंथ आपको यहाँ पे दे दीजिए एल है। इसके आगे बच्चे आपने दूसरी रॉड ली, ये लेंथ बच्चे आपने एल मान ली, ये लेंथ आपने 2L मान ली, इसी कंडक्टिविटी बेटा आपने के मान ली, इसी कंडक्टिविटी आपने 4K मान ली। ये बच्चे 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये वाला एंड बच्चे आपका 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। अगर ऐसा है ये दोनों रॉड आपके इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मींस क्या, स्टडी स्टेट जैसा है, ये 36 पे फिक्स है, ये 24 पे फिक्स है। 36 से जो भी हीट ऐड करोगे 24 वो हीट निकाल देगा एक कूलेंट की हेल्प से। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जंक्शन का टेम्परेचर बताना है, फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। ये जंक्शन इसका टेम्परेचर बताइए कितना होगा। सर आपने एक वर्ड इसका स्टडी स्टेट, उसका क्या मतलब है? स्टडी स्टेट का मतलब बच्चे होता है कि जैसे मान लो 36 है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि एकदम से एस्टैब्लिश हो गया होगा, नहीं सर, इसको 36 से 24 पे रखा होगा, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन की एनर्जी एस्टैब्लिश हुई होगी। स्टडी स्टेट का मीनिंग ये होता है कि सर ये कोई भी सेगमेंट लेफ्ट से जितनी हीट लेगा राइट को दे देगा, जरा सा भी हीट अपने पास नहीं रखेगा, तो इसका टेम्परेचर मुझे फिक्स करना है। स्टडी जो होता है टाइम डिपेंडेंट होता है, अब इसके हर लेयर का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, फिक्स हो गया होगा। कुछ ऐसे कहानी समझ लो कि हीट जा रही होगी, जैसे कभी आप देखें तो हम लोग स्कूल में, अब तो पता नहीं होता नहीं होता, हम लोग से कई बार श्रमदान करवाया जाता था। श्रमदान में क्या, सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए, अब पता लगा एक ग्राउंड गंदा सा पड़ा, उसमें बहुत सारे पत्थर पड़े, उनको साफ करना है, सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए, एक दूसरे को पत्थर ट्रांसफर करते जा रहे हैं और आपका यहाँ से यहाँ पे सारी चीजें रिमूव हो गई। ऐसे यहाँ पे लेयर टू लेयर चल रहा होगा, एक लेयर जो होगी बीच वाली इधर से हीट लेके आगे देगी पर अपने पास कुछ नहीं रखेगी। तो अगर लेयर हीट के फ्लो को सपोर्ट ऐसे करती है कि जितना लेफ्ट से लिया उतना राइट को दिया, तो उसे हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, समझ गया समझ गया। तो बताइए टेम्परेचर जंक्शन क्या होगा इस केस में। सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम ही है ना दोनों का?
32 डिग्री सेल्सियस है। सर मुझे नहीं आया यार। कोई बात नहीं बेटा, हम साथ में डिस्कस करते हैं ना अभी। तो आप अच्छे से देखो, 9th या 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट आपने सीरीज पढ़ा था, है ना? तो ये जो दो रेजिस्टेंस हैं, क्या सीरीज में हुए? हाँ। ऐसे सोचो, अगर ये आपके इसके आ गया है और ये आप बनाते हो और एक और लिया आपने, तो दोनों सीरीज में हुए। जितनी हीट बेटा इससे फ्लो कर रही होगी उतनी हीट इससे पास करेगी। हीट मतलब हीट करंट की बात कर रहा हूँ, तो दोनों से पास करने वाला हीट करंट क्या है? सेम है। पहले वाले का हीट करंट को H1 लिख दो, दूसरे वाले का हीट करंट को H2 अगर आप लिखते भी हो तो H1 कितना होगा? लेट से इसका टेम्परेचर बच्चे आप X मान लेते हो, तो H1 की वैल्यू क्या आप बता सकते हैं कितनी होगी? तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय L बाय KA आपने पढ़ा था, ठीक है? तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? 36 माइनस X, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय L बाय KA। सेकेंड रॉड में बताएंगे बच्चे हीट की वैल्यू कितनी होगी? H2। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस X माइनस 24 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी X माइनस 24 डिवाइड बाय 2L बाय 4KA। क्लियर? हाँ सर, अभी H1 और H2 अगर इक्वल आप है इसको तो ठीक से लिखोगे तो 4KA डिवाइड बाय 12 इंटू X माइनस 24 आएगा। नो डाउट ये दोनों सीरीज में हैं और इस जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता ना, फिक्स है। तो जितनी हीट है लेफ्ट से लेगा उतनी राइट को देगा। तो H1 H2 आपके सीरीज में सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो रिलेशन क्या आएगा? 36 माइनस X डिवाइड बाय L बाय KA इक्वल टू, और चाहो तो इसे और अच्छे से लिख दो, KA बाय L into 36 minus X, 4KA डिवाइड बाय 2L into X minus 24। कुछ कैंसिल हो सकता है? यस सर, यहाँ पे आपका ये टर्म कैंसिल, K बाय L, तो वैल्यू बच्चे बताना क्या बनेगी आपकी? 36 minus X is equal to 2 into X minus 24। 36 minus X is equal to 2X minus 48। सर 36 आपकी minus आवाज X, 2X minus 48 आया बच्चे। 48 plus 36 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर? 84, 3X और X इक्वल टू 28। यस सर। तो इसमें बच्चे अगर देखा जाए तो इस एंड का टेम्परेचर बच्चे कितना आ गया आपके पास से? 28 जैसे यहाँ पे आता है। क्लियर? अब मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं कि ये जो दो रॉड आपने बनाई थी, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से पिक करूं सारा डायग्राम, क्या इन दोनों रॉड के लिए बच्चे आप टेम्परेचर वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना पाओगे? ये बात पक्की है कि एक एंड का टेम्परेचर बेटा कितना है? 36 है, बीच में आपका कितना आ गया? 28 आ गया। और अगर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर गिरना तो है 36 से 24। बताएंगे थीटा वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? ये आपकी 36 बाउंड्री से आ गई। 28 तक तो लीनियरली डिक्रीज कर जाएगा। देखो आई थिंक दोनों 36 से लीनियर होगा, 20, बस दो अलग अलग लाइंस हैं। हाँ करेक्ट। हाँ बहुत बढ़िया बात, 36 से 28 भी लीनियर होगा और 28 से 24 भी लीनियर होगा, पर क्या दोनों के स्लोप सेम होंगे? नहीं नहीं। अच्छा, क्यों नहीं सेम होगा? उसका रीजन समझो। जब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है वो H बाई KA होता है ना? नो डाउट यहां से लेके लास्ट तक H सेम है, ओके? यस सर। एरिया भी सेम है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट का तो K की वैल्यू चेंज हो गई ना, K से बढ़ के 4K हो गया। क्लियर? तो अगर यस मैं उस सर। हिसाब से बात करूं आगे, तो 36 से 28 जाओगे तो आपका कुछ लाइन बनेगी। डन? और जब आगे चलोगे तो टेम्परेचर देखो यहाँ पे 4K आ गया, 4K आने से क्या स्लोप और कम हो जाएगा? यस।
तो यहाँ से यहाँ तक में 36 से 28 गिरा तो कितना गिरा, 8 गिरा, है ना, और आगे यस केवल सर। 4 गिरा, तो बाद में फॉल करेगा लेकिन उतना स्टीप नहीं करेगा। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग ठीक करें तो पहले स्टीप फॉल होगा, ठीक है ना, और बाद में जो स्टीपनेस होगी बेटा थोड़ी सी कम हो जाएगी, इतना फर्क होगा। क्या ये डिफरेंस क्यों आया है, उसका मेन रीजन बच्चे ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ भी नेगेटिव है, टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ भी नेगेटिव, बस फर्क है यहाँ पे थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा, क्योंकि के की वैल्यू क्या हो गई बच्चे, हाई साइड पे। बढ़ गई है। डन है। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका h बाई के होता है, आप याद रखेंगे दो चीजें, एक निगेटिव होगा और वैल्यू h बाई के होगी। डन है। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपने बेटा क्या किया, यहाँ पे एक रॉड ली इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास एक रॉड आ गया ऐसा, भाई ऐसा, ठीक है। इस रॉड के बारे में इसकी कंडक्टिविटी के, इसकी कंडक्टिविटी 2K, इसकी कंडक्टिविटी 4K, इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका आपने मान लिया सर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। अगर ऐसा लेते हैं बच्चे, और सारी रॉड जो है सब सेम लेंथ की है, सबका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन पूछा गया था ये जो पॉइंट है जंक्शन का टेम्परेचर बताइए बच्चे कितना होगा, फाइंड टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इसमें पैरेलल उससे करना है ना। नहीं, अब ठंडे दिमाग से काम करो, ऐसे समझ लो दो पाइप जुड़े हों, उन पाइप से पानी जुड़ के आगे वाले पाइप में जा रहा तो तुम क्या सोचोगे, है ना? ठीक है। हाँ सर हो गया। 120/7 आ रहा है। ओके, तो आई थिंक पॉइंट यहाँ पे जो बनेगा, मैं क्या देखूं, तो ऐसा लगता है कि भाई टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा आगे, तो एक हीट करंट इधर से आएगी, 20 से भी कुछ हीट करंट आ रही होगी, लेट्स से उस हीट करंट को बच्चे आपने बोल दिया H2 तो है। 17.1। क्लियर। और जो इधर हीट जा रही होगी बच्चे उसको आपने S3 बोल दिया। नो डाउट इसको राइट नहीं है कुछ भी हीट को अपने पास रखने का, क्योंकि अगर इसने हीट रखी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, लेफ्ट से जितनी हीट लोगे उतनी आप राइट को दे दोगे। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो H1 जो करंट आई और S2 करंट आगे गई इसके साथ, और ये S3, इसको बच्चे हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल वाले चैप्टर में किरचॉफ्स लॉ बोलते हैं, कि जितनी करंट आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है उतनी राइट को जाएगी। बड़ी ऑब्वियस सा लॉ है, पर ठीक है एक जमाने में बड़ी चीज मानी जानी चाहिए। अब कितनी हीट आएगी, तो जिसका टेम्परेचर नहीं पता उसका x मान लीजिए। तो टेम्परेचर अगर नहीं पता है तो 40 माइनस एक्स डिवाइड बाय L बाय के ए, S2 20 माइनस एक्स डिवाइड बाय L बाय 2 KA, और आगे बेटा इधर से इधर पे पूछे कितनी हीट जाएगी, तो x माइनस 10 डिवाइड बाय L बाय 4 KA। क्लियर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, तो अब लोग L बाय के कैंसिल हुआ,
वैल्यू बच्चे क्या बनेगी आपके पास 40 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 20 माइनस एक्स 4 इंटू एक्स माइनस 10। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। 40 माइनस एक्स 40 माइनस 2x इज इक्वल टू 4x माइनस 40। तो इस वैल्यू को एक साइड लाओगे तो आपके 120 हो जाएगा और दूसरी साइड 7x। तो x इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 7। ओके यस सर 17.1। ओके, ये वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेट लेकर देखी जाए तो 7 अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा कुछ आएगा। ओके यस सर। डन है। तो कंडक्शन के कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन बेटा लिख दे रहा हूँ, है ना। टाइम की लिमिटेशन के चलते बच्चे मैं आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक ही फॉर्मूला है स्टेडी स्टेट का जो आपको यूज करना है। मैं आपको पहले वर्कड आउट एग्जांपल बता दे रहा हूँ जो आपको पढ़ने हैं SC और से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल एग्जांपल्स हैं जो मैंने फॉर्मूला क्लास में आपको सिखाया है, उसी को उन्होंने यूज किया है। थर्ड फोर्थ मैंने क्लास में करा दिया है, फिफ्थ क्लास में हो चुका है, सिक्स नहीं है पर सेवेंथ भी क्लास में हो चुका है। ओके सर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। ओके ये ऐसे वर्मा कौन सा चैप्टर है सर? ये हीट ट्रांसफर करके बेटे चैप्टर आपका ऐसे पूरा चैप्टर ही सेपरेट है। ओके सर। क्लियर? सर पिछले क्वेश्चन में जो आपने बोला था कि H1 प्लस H2 इक्वल्स H3, सर क्या उसकी कोई लिमिटेशंस है क्या कि सिर्फ एक ही मटेरियल होना चाहिए या फिर वो नहीं सब? नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। इट शुड बी इन स्टेडी स्टेट एनी सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट स्टेडी स्टेट में अपने पास हीट नहीं रख सकता है। वो जितना लेफ्ट से लेगा उतना राइट को दे देगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ मेटल, स्टेट इज रिस्पांसिबल। स्टेट डिसाइड करेगी क्या होना है ना। ओके सर। तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखे 8, 9, फिर आपके पास 10 है, सॉरी 10 है, 11 है, 12 है। Okay? मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा करता हूँ, पैरेलल के भी करा देता हूँ। तो देखो ऐसा क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया भाई, यहाँ पे एक रॉड ली इस तरीके से, ठीक, एक दूसरी रॉड ली, और इन दोनों रॉड को बच्चे आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन किया ऐसे। इधर ये दोनों रॉड किस पे थी, इसका लेफ्ट एंड हाई टेम्परेचर, राइट एंड लो टेम्परेचर। तो हीट का फ्लो बच्चे आपका हाई से लो चलेगा। अब जो हीट ट्रेवल करेगी बच्चे, बहुत सिंपल से ध्यान रखना, किसका इक्वल होगी, H1 इक्वल टू होगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय R1। दूसरी रॉड में सर दोनों सेम मटेरियल की नहीं होंगी, जिसका कंडक्टिविटी बेटर होगा उसका रेजिस्टेंस कम, उससे हीट फ्लो बढ़िया जाएगा। तो H1 पहली रॉड के लिए हो जाएगा डेल्टा थीटा 1/R1। ओके, और दूसरी रॉड के लिए H2 कितना हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाय R2। एक चीज श्योर है दोनों रॉड्स के लिए, H1 R1 किसका इक्वल होगा, H2 R2। क्लियर? तो H1 R1 इक्वल टू H2 R2 का मतलब अगर याद हो तो पैरेलल में हम लोग ये पढ़ते थे 9, 10 में, तो I1 R1 इक्वल टू I2 R2 बोलते थे, याद है। और बोला जाता था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी। वैसे यस यहाँ सर। पे जो ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसमें हीट करंट कम जाएगी। क्लियर? और यस अगर यस दोनों सर। को रिप्लेस करना हो तो सीरीज में क्या फॉर्मूला आता था, R1 प्लस R2 का। और अगर पैरेलल की बात की जाए तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। ओके, यस सर। तो इसको आप क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिलेगी। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बोल दे रहा हूँ बच्चे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अगर देखे जाए तो जो बोल रहा हूँ वो सारे करने हैं मिनिमम, उससे ज्यादा कर लेंगे तो अच्छी बात है, पर ये तो मिनिमम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा है, 7 में बहुत अच्छा पिक्चर का कॉन्सेप्ट है, 8 भी ठीक है, 8 के बाद बच्चे आपका 12, 13, 14 है ना, 16, 19 में उन्होंने
दो लेयर्स के साथ पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन है, वो भी सीरीज का बढ़िया डिस्कशन है। 21, 22, 23, 24, 26 में पैरेलल का बहुत अच्छा हीट का डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। 29, 30, 31, 33। ऑब्वियसली 33 में थोड़ा सा कैलकुलस है, पर आप ट्राई करेंगे तो बात बनेगी। 36, 37 एंड 38 ये बच्चे आपके नॉन स्टडी स्टेट के क्वेश्चंस हैं। हमने अभी तक सारा कैसा पढ़ा, स्टडी, उससे पहले सारा स्टडी का, ये नॉन स्टडी का है, तो इसे हमें एक बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर तो आप आपने पहले हाँ आप 33 तक करना, उसके आगे मैं आपको एक क्लास में करा दूंगा 36, 37, ठीक है। नहीं सर, मेरे को कुछ और बोलना था। यस बोलिए। हाँ सर, तो आपने जो वो साउंड वेव्स को का जो चैप्टर करने को बोला था ना सर, आपने 30 को हाँ करने तक बोला था। मैंने वो पूरा चैप्टर कर लिया सर, और उसमें मेरे को 5-6 क्वेश्चन में डाउट है, अगर आप वो ले लोगे तो। बेटा अभी तो नहीं, क्योंकि बाकी बच्चों के भी नहीं करे हैं, तो एक बार रुक जाओ, नेक्स्ट सन का रख लेते हैं। अरे सर, नेक्स्ट आप सन की पोस्टपोन स्टडी कर रहे हो सर। पक्का, नेक्स्ट सन पे हाफ टाइम डिवाइड कर लेंगे, हाफ टाइम हीट और हाफ टाइम साउंड का डिस्कशन, ठीक है। सर तो ये क्लियर है बेटा, यहाँ तक 33 तक आपको करना है। ये बहुत ही मैथमेटिकल, बहुत ही अच्छा चैप्टर, जैसे बोलते हैं ना कंडक्शन में सिंपल सिंपल मैथ्स लगनी और कुछ है ही नहीं, ओके। यस सर, ठीक। तो ये हीट ट्रांसफर का टेक्निकली अगर देखा जाए तो वेटेज के मामले में 50% हो गया, पर क्वेश्चन कंडक्शन में ही ज्यादा होते हैं। वेटेज तो कंडक्शन रेडिएशन का बराबर है, पर क्योंकि कंडक्शन थोड़ा सा मैथ्स आ गई तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। आप एस शर्मा देखोगे या डीसी पांडे करोगे या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैकेज करोगे, स्पीड लैब्स के आप साइट पे जाके क्वेश्चंस करोगे, तब पाओगे कंडक्शन के क्वेश्चन से वैरायटी है, रेडिएशन थोड़ा सा कम ही होता है, पर वेटेज है दोनों का बराबर। आते तो दोनों के सवाल बराबर है, प्रैक्टिस में कंडक्शन ज्यादा है। अब बात आती है कि सर रेडिएशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था बड़ा सिंपल सा, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, जैसे सन से जो हमारे पास एनर्जी आ रही, मैंने बात शुरू करी थी इस तरीके से, सन से मेरे पास एनर्जी आती है मेरी अर्थ पे जहां हम लोग रहते हैं, वो एनर्जी बच्चे एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। उसमें कुछ अल्ट्रा वायलेट है, कुछ विजिबल है जिससे हम लाइट बोलते हैं, जिससे हमें चीजें दिखती हैं, और कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड। बेसिकली ये जो होती है विजिबल तो लाइट के लिए काम में आ गए, अल्ट्रा वायलेट तो ब्लॉक हो जाती है, इंफ्रारेड जो होती है बेसिकली ये हमें हीट देते हैं। ये हीट है, हाँ सर है। जब कभी विंटर्स की बात की जाए, बिल्कुल कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, तो अल्लाह सा आदमी कहता है कि चलो यार धूप सेकने चलते हैं। पर्सन प्रेफर करते हैं कि चलो यार सन में बैठेंगे, थोड़ा सा सन बात करेंगे, बैठेंगे। तो सर क्या हुआ सर, उसमें हीट है, हाँ सर है। वो हीट कहाँ से रही सर, सन से आ रही। क्या वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए आ रही, हाँ सर। तो क्या लाइट की फैमिली से, हाँ सर लाइट की फैमिली से। तो फिर ये हमें दिखती क्यों नहीं है सर? एनर्जी में आने वाला पार्ट जो दिख सकता है वो लाइट है, जो नहीं दिख पा रहा है, जो हमें वार्म दे रहा है, वो सारा क्या है, इंफ्रारेड, और उसी को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। सर रेडिएशन प्योरली इंफ्रारेड से होती है, मतलब मुझे पता नहीं। नहीं बच्चे, पूरी फैमिली है, जैसे बोला ना कि उस पूरी फैमिली में एक हमें दिखने के काम आ गया। जैसे कि मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ मान लो, तो मेरे लिए विजिबल तो वेस्ट हो गया ना, यस सर, हाँ। मेरे लिए काम का क्या हुआ, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, यस। तो क्या अपने जो उसके पास सेंसर्स हैं जिसको हम स्किन बोलते हैं, क्या स्किन को सेंस करके वो वार्मथ को फील कर पाएगा? हाँ सर। हाँ सर। वो एनर्जी है तो एक ही फैमिली की, आंखों से देखी तो लाइट, स्किन से फील करी तो इंफ्रारेड। अब आंखों से विजिबल तो आंखों से इंफ्रारेड नहीं देख सकते, और स्किन से विजिबल फील नहीं कर सकते, पर होती तो है ना। यस सर, समझ गया। तो अब क्यों मुझे सर ये जो हीट रेडिएशन आपने बोला, ये हीट रेडिएशन कैसे होते हैं, तो आप पहली बात तो दिमाग में बिल्कुल चमका के रखो, ये लाइट की फैमिली के पार्ट हैं। सर इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम। सर ये लाइट की तरह वैक्यूम में ट्रैवल करते हुए आ सकता है। सोचो अगर ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाते तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। अर्थ पे जितनी वार्म थे इन्हीं रेडिएशन से तो है। सर ये ट्रैवल कर सकते तो इनकी स्पीड क्या होती है? सर इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है, ठीक है सर। सर ये क्या लाइट की फैमिली के हैं? हाँ सर, लाइट
जिसको हम विजिबल पार्ट बोलते हैं, हीट जो इंफ्रारेड हो गया, और जो हाई एनर्जी जो ब्लॉक हो गए थे ना, ये सब जो है बच्चे क्या फॉलो करते हैं, लाइट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इनफैक्ट ये सारे के सारे लाइट का जो रिफ्लेक्शन लॉ होता था उसको फॉलो करते हैं। जिससे सर लास्ट वाली लाइट चीज क्या लिखी है? हाई एनर्जी, मतलब हाई एनर्जी की जगह अल्ट्रावायलेट लिख दो, मैं अल्ट्रावायलेट नहीं लिखना चाह रहा था, हाई एनर्जी लिख दो। क्लियर? तो जितने भी रेडिएशंस आते हैं बच्चे, क्या वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं? जैसे लाइट जिस एंगल पे आती है सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है, तो वैसे क्या आपको लगता है हीट भी रिफ्लेक्ट करती है? करती है? नहीं सर, शायद नहीं करती है। करती है बच्चे। सोलर अगर सेल जो एब्जॉर्ब नहीं सोलर, किया तो करेगी। हाँ मैक्सिमम पार्ट देखो वो डिपेंड करता है। अब जैसे मेरे पास कार है, ब्लैक कलर की कार को अगर मैं यूज करता हूँ, तो ब्लैक कलर की कार में बताओगे क्या प्रॉब्लम है? वो सारे रेडिएशन को लाइट क्या एब्जॉर्ब करेगा? कर लेगी। हाँ, वो अब्सॉर्ब कर लेगी उसका नेचर की अच्छा, वजह से। व्हाइट कलर की कार को क्या बोलोगे? वो नहीं करेगी। वो कम वो नहीं अब्सॉर्ब कर पाएगी। करेगी, है ना? तो फर्क है ना थोड़ा सा, कि वो तो उसकी सरफेस फिनिश पे, पेंट पे डिपेंड करेगा ना, पर कुछ तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। यस सर, रिफ्लेक्ट तो होगा। तो जो हीट ये हीट की बात हो रही है, आने वाला रेडिएशन कितना है? क्यू आई। रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब होने वाला कितना हो गया? क्यू ए। रिफ्लेक्ट होने वाला कितना हो गया? क्यू आर। तो आने वाले रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्लियर? तो क्यू आई इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, स्पीड इतनी होती है। लाइट जो होती है बच्चे, हीट, अल्ट्रावायलेट, पूरी एक फैमिली है, और सारे रेडिएशन बच्चे सिंपल से जो लॉ होते हैं उसको फॉलो करते हैं। क्लियर? एक यस बात सर। और आई, क्यू आई इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर लिखा आपने, इसको लिख दिया 1 इक्वल टू क्यू ए डिवाइड बाई क्यू आई प्लस क्यू आर डिवाइड बाई क्यू आर। आने वाले रेडिएशंस का कितना फ्रैक्शन आप एब्जॉर्ब कर लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर, और कितना रिफ्लेक्ट करते हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चा? एब्जॉर्प्टिव पावर को पूछे तो ए बना है। इसको एब्जॉर्प्टिविटी भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, आप जो वर्ड यूज करना चाहें। सर इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिकली बताता है आने वाले रेडिएशन का कितना टका आपने एब्जॉर्ब कर लिया। 60% एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्प्टिविटी 0.6 हो गई। तो 1 इज इक्वल टू क्यू ए बाय क्यू आई क्यू आर बाय क्यू आई। ओके, तो ये वैल्यू ए आ गई, और ये आपके पास आर आ गया। आर को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव पावर। सही क्या होता है? तो एक बहुत बढ़िया सा डिस्कशन है, तो ऐसा आइडियल कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको ब्लैक बॉडी से। आइडियल गैसेस हैं, ये हमने सोचा आइडियल गैस होनी चाहिए, मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो हमारे दिमाग में है। क्योंकि ब्लैक बॉडी क्या होती है? तो ब्लैक बॉडी स्टेट एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाले रेडिएशंस को 100% एब्जॉर्ब कर ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ब्लैक बॉडी। If a body absorbs all the radiation, the body absorbs all the radiation falling on it, it is called a black body. Clear? 100% absorption. बट ऐसा इफेक्टिवली कोई ब्लैक बॉडी कर पाती है क्या? एक मिनट बेटा रुके, अगर 100% absorb करोगे तो सिंपल सी बात है, क्यू आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो इंसिडेंट होगा वही सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या होगी? 1, और जब ए 1 हो गया तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 0। क्लियर? ए यस प्लस आर इक्वल टू 1 में ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 आती है, और ब्लैक बॉडी, दिस डिस्कशन ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी होता है बच्चे, मतलब परफेक्ट तो नहीं हो सकता, पर जैसे जेट ब्लैक बोलते हैं, कई बार तुम ब्लैक भी देखो, कई तरह के ब्लैक। ब्लैक। हाँ, तो कार्बन ब्लैक वर्ड यूज किया जाता है। ये ब्लैक ऐसा होता है जिसमें आप देखोगे तो आपका रेडिएशन कम रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? समझ गया। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात करूं, यहाँ पर मैंने ऐसे बोला 100% ब्लैक बोला, 100% ब्लैक की बात की जाए तो मैंने कहा ठीक है एविडेंस बताओ भाई। तो चलो ब्लैक बॉडी लिख देता हूँ, तो शायद फिर इसकी तरफ आएगा, नहीं तो फैशन में चला जाएगा, काजल आजल दिखाना शुरू कर देगा।
ये एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है वर्मा सर के हिसाब से। हालांकि फिजिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको साइड में? नहीं सर। रुकिए रुकिए मैं आपको भी ये तो ऐसे नहीं है ना। ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि इन्होंने क्या किया, एक बॉडी प्रिपेयर करी है ना, देख रहे हैं, इस बॉडी में एक छोटा सा होल किया, नो डाउट यहाँ पे कुछ रेडिएशन आया आपके पास, जो रेडिएशन आया उसको आपने क्यू आई बोल दिया। अब जो अंदर रेडिएशन गया बच्चे, वो क्या से जाके यहाँ पर एक इस तरीके से थोड़ा सा रफ सरफेस बना दी, तो रेडिएशन गया, इधर टकराया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और कई बार रेडिएशन के चलते थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब होता रहा। तो ये जो पर्टिकुलर होल होता है, ये क्या बोला जाएगा, से इट इज सिमिलर टू ब्लैक बॉडी, क्योंकि इसने आने वाले रेडिएशन का 1% वापस नहीं किया। क्लियर? So this radiation, this hole behaves like a black body in this case, not whole body. Simple, this hole behaves like a black body. Clear? तो आने वाले रेडिएशन का मुझे लगा ब्लैक होल बोलने वाले हो कि वो लाइट गई और वापस नहीं आई। सिमिलर बच्चे, वही कॉन्सेप्ट है ना एक तरीके से। जो ब्लैक होल वर्ड आया कहां से, उसमें वो यही वर्ड तो आया कि भाई जो वापस ना करे। अब नॉर्मल लोग तो क्या करते हैं, लाइट खा जाते हैं। ये तो भाई साहब महान है, मतलब ब्लैक होल तो और महान होते हैं, वो तो पूरे पूरे प्लेनेट खा जाए बोले तो, है ना, अगर पहुंच गया। चलो अभी उसमें नहीं जाते हैं, अपनी पढ़ाई पे वापस चलते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है बेटा ब्लैक बॉडी का? यस सर। यस सर। अब इससे दूसरा डिस्कशन आता है बच्चे के, एक सिंपल सा लॉ अगर बात की जाए बेटा, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए। ये तो बात है एब्जॉर्प्शन की, क्या हमारी बॉडी कुछ रेडिएशन भी देती है? तो आप हमेशा जाना, एनी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या है बच्चे, एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन, बताइए कौन सी बॉडी रेडिएशन देती? क्या आप लोग रेडिएशन देते होंगे कुछ? आपकी हाँ सर, बॉडी से देते होंगे। रेडिएशन है? छोटा मोटा देते होंगे सर। हाँ सर, थोड़ा बहुत। और जो फ्रिज के अंदर ठंडी चीजें रखी, क्या वो भी रेडिएशन देती होंगी? शायद अरे सर। खूब ठंड, एक -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई चीजें तो रेडिएशन देती होगी। नहीं नहीं सर। सर आई थिंक -273 के ऊपर शायद सब देता हूँ। हाँ, तो एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन, कोई भी बॉडी, एनी बॉडी हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन must emit heat radiation. क्लियर? वो हीट रेडिएशन एमिट करता ही करता है। ठीक है, आप कर रहे हैं हीट रेडिएशन, मेरी तरफ से हीट रेडिएशन, सबके हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन फील कर सकते हैं। नो डाउट नॉर्मल लाइफ में आपको ना दिखे, पर जैसे विंटर का सीजन आता है तो लोग क्विल्ट ओढ़ के सो जाते हैं। अब कोई जो क्विल्ट के अंदर वार्मथ आई कहां से? क्विल्ट की वार्मथ थोड़ी ना है, क्विल्ट तो नॉन कंडक्टिंग, उसने हीट के फ्लो को रोक दिया है, आपके ही रेडिएशन को ट्रैप किया है। अब बड़ी कहीं पे हिल एरिया में चलेगा, बहुत ठंड पड़ी तो आपने जैकेट पहनी, जैकेट ने क्या किया है, आपके हीट रेडिएशन को बाहर जाने से रोक दिया, ट्रैप कर लिया। अब ट्रैप कर लिया तो ठीक है, जितना ट्रैप रहेगा उतना अच्छा है ना? तो हम हाँ सब सर। की हाँ बॉडी से कुछ ना कुछ हीट रेडिएशन मिलते हैं। तो एक बच्चे ने पूछा सर हीट रेडिएशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते होंगे? मान लेते हैं एक बॉडी का टेम्परेचर T केल्विन है ना, कैपिटल T जो होता है केल्विन के लिए यूज करते हैं। क्या इससे कुछ हीट रेडिएशन होंगे? यस सर। तो dq by dt किस पे डिपेंड करेगा सर? dq by dt डिपेंड करता है एक तो बॉडी के एरिया पे, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा हीट रेडिएट होगी। दूसरा डिपेंड करता है बच्चे यहाँ पर बॉडी के टेम्परेचर पे। अब जो रेडिएशन थे बच्चे, वो स्टीफन वोल्ट्समैन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने निकाला कि ये बॉडी के टेम्परेचर के पावर 4 पे डिपेंड करते हैं या? और अगर बात की जाए तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस की बात की जाए तो ये आता है dq/t = 8 × 10⁴। ऑब्वियसली तुम यहाँ से कांस्टेंट हटाओगे
तो यहाँ पे टर्म आया था सिग्मा ए टी टू पावर 4। क्लियर? तो सर ये एक तो बॉडी, जनरल आया ना कि ब्लैक हाँ बॉडी का है। ये ब्लैक बॉडी के लिए, जस्ट फॉर ब्लैक बॉडी, ओके फॉर ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए लिखा गया। क्लियर? तो डीक्यूआईटी की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल होगी, सिग्मा ए टी टू पावर 4, सिग्मा ए टी टू पावर 4, ये आपके पास डाटा है। तो भाई सिग्मा क्या होगा, तो 5 6 7 8, ओके याद रखोगे। इसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। यूनिट क्लियर है बच्चे, क्या होगी, ये जूल आएगा, ये मीटर स्क्वायर आएगा, ये केल्विन टू द पावर 4, तो जूल नहीं, वॉट, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। ये वैल्यू बच्चे आपके एमके सिस्टम में सिग्मा की आती है। ऑब्वियसली तुम यूनिट चेंज करोगे तो वैल्यू भी चेंज होगी। डन? ये क्लियर है? हाँ Yes. सर क्लियर है। तो dq by dt की वैल्यू बच्चे ये आई। तो अगर कोई पूछे मेरी बॉडी से कोई भी ब्लैक बॉडी लेते हैं उससे क्या कुछ हीट रेडिएशन मिलते हैं, यस सर, वो हीट रेडिएशंस हैं, क्या हम उनको मेजर कर सकते हैं, यस सर, मैथमेटिकली आप सिग्मा ए टी टू पावर 4 से मेजर कर सकते हैं। पर आपने ऐसा क्यों बोला कि ये ब्लैक बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, क्या बाकी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? बाकी बॉडीज के लिए बेटा हमें थोड़ा सा डिस्कशन को बढ़ाना पड़ेगा अपनी डायरेक्शन में। कुछ छोटे छोटे से लॉ हैं, कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, वो हमें देखनी है ना। तो एक डेफिनेशन आती है बच्चे सिंपल से, इसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। एक मिनट आप लोग होल्ड करिएगा बेटे, जस्ट ओके सर। एमएससी पावर की बेटा बात की जाए तो एमएससी पावर बेसिकली अगर देखें तो आपने एक बॉडी की बात करी, इसका एरिया ए लिया आपने बच्चे, और ये कुछ हीट एमिट करता है, तो हीट आपने डीक्यू एमिट करी, जो डीक्यू हीट एमिट करे उसको आपने एमिट करने में टाइम कितना लिया, dt, तो हीट एमिटेड
per unit second per unit area. ओके, इस वैल्यू को बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, एमएससी पावर dq by dt डिवाइड बाय a। डन। कितनी हीट एमिट करी, dq, कितने टाइम में, dt टाइम में, एरिया ए, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में जो आप हीट एमिट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, dq by dt डिवाइड बाय a। सिंबल बच्चे हम लोग e रखते हैं। ओके, चलिए, ऐसे बच्चे मिलता जुलता एक टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, नो डाउट दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट में डिफाइन होते हैं। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, जो हीट रेडिएशन बच्चे आपका आया, लेट्स से हीट रेडिएशन आपका QI आया और आपने उसमें से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया, ये QA हो गया। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू क्या होती है, QA डिवाइड बाय QI। ओके, ऑब्वियसली अगर ब्लैक बॉडी होगा तो A की वैल्यू 1 होगी, A की वैल्यू 1 आएगी और QA डिवाइड बाय QI इक्वल टू 1 के हिसाब से जितना भी आएगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा? नहीं सर नहीं। नहीं समझ। इसी के साथ बच्चे एक टर्म और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी बच्चे ध्यान रखना, एक छोटा सा डिस्कशन है, मैं आपको अभी बस इसके नेक्स्ट ही कराऊंगा। जब आप ब्लैक बॉडी को देखते हो और एक नॉर्मल बॉडी को बिल्कुल आइडेंटिकल, जुड़वा बोलते हैं ना, एक जैसा बना दो, ए भी सेम कर दो, टी भी सेम कर दो, तो पता लगता है कि इससे जो ब्लैक बॉडी होती है और जो नॉर्मल बॉडी होती है उनमें एक डिफरेंस है। ब्लैक बॉडी जो होती है बच्चे वो बेटर रेडिएशन देती है, ब्लैक बॉडी के एमिशंस हमेशा बढ़िया होते हैं। क्लियर? हाँ सर, क्योंकि ऑब्जर्व बेटर और करते हैं तो रेडिएट भी उतनी अच्छा करते हैं। तुमने बहुत सिंपल वे में कह दिया, पर हाँ इसको एक लॉ के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो ब्लैक बॉडी नॉर्मल बॉडी में ये कुछ हीट रेडिएट कर रहा होगा, मान लेते हैं dq by dt। क्लियर? और ये कुछ हीट रेडिएट कर रहा होगा dq by dt ऑफ नॉर्मल बॉडी। तो दोनों का जो रेशियो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिसिविटी। dq by dt ऑफ नॉर्मल बॉडी डिवाइड बाय dq by dt ऑफ ब्लैक बॉडी। क्लियर? कोई बोल दे आपसे आके कि सर E की वैल्यू 0.3 है, तो E की वैल्यू 0.3 का मतलब क्या होगा, ब्लैक बॉडी अगर 100 का रेडिएशन दे रहा होगा तो नॉर्मल बॉडी उसके सामने 0.3 टाइम्स ऑफ रेडिएशन देगा, तो 0.3 टाइम्स ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 30। ओके, यस सर, 30 जूल वो 100। यस तो बस आप ब्लैक बॉडी के सामने कितना कमजोर पड़ रहे हैं, ये आपकी एमिसिविटी होती है। एक एब्जॉर्प्टिव पावर हुआ, एक एमिसिव पावर हुआ। अब एक बड़ा अच्छा सा डिस्कशन, इसको हम लोग ये भी आपके साइंटिस्ट थे किरचॉफ करके, इनने काफी सारी डिस्कवरीज करी है ना, उनमें से एक किरचॉफ लॉ करके बच्चे एक हमारे पास बहुत बढ़िया सा डिस्कशन आता है। किरचॉफ के अकॉर्डिंग अगर आप बात सुनो उसकी, तो उसका कहना क्या है कि भाई देखो, एमिशंस भी हैं और एब्जॉर्प्शन भी है। एब्जॉर्प्शन किसके लिए है, जो रेडिएशंस आ रहे हैं उसके लिए आपकी सरफेस एब्जॉर्प्शन का रोल में आ रही है, और आपके बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से आपके कुछ एमिशंस है ना। तो उनका कहना था कि भाई सिंपल सी बात है, अगर थियोरेटिकली बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू देम गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। इसका ये इस वही चीज है जो से मैंने बोला अभी थोड़ी हाँ, देर पर पहले। तुमने उसे एक्सीडेंटली बोला था, तुमने सोचा कि जितना एब्जॉर्ब कर लिया स्टोर कर लिया, स्टोरेज जैसा तो कुछ है ही नहीं ना। हाँ एक्चुअली मैंने वही सोचा था, आप सही कह रहे तुमने सोच के सोचा बैंक में जितना पैसा, ऐसा होता है क्या जो ज्यादा जमा करता है उतने ज्यादा खर्च करता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। हो। हाँ सर सही बात। हाँ, पर ठीक है, तुम्हारा स्टेटमेंट तुम रिलेट कर पाए उस चीज को, अच्छी बात है। ऐसा है, गुड एब्जॉर्बर्स और गुड एमिटर्स, मतलब एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्बर वो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा स्कूटी अगर धूप में खड़ी हो, बहुत देर तक खड़ी रहे, तो उसकी सीट पे बैठना मुश्किल है। तो क्यों? उसकी सीट ने बहुत अच्छे से हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है। ब्लैक कलर की बॉडी जो है अच्छे एब्जॉर्बर्स है। पर अगर कभी चांस मिले आपको कि इनको डार्क रूम में ले जाके इनके एमिशंस को चेक करो, तो ये अच्छे एमिटर्स भी हैं।
तो गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स, ये बात कहने में अच्छी है। बेस्ट ऑब्जर्वर्स आर बेस्ट एमिटर, द बेस्ट ऑब्जर्वर तो ब्लैक बॉडी है, तो अगला टर्म आ जाएगा ब्लैक बॉडी इज बेस्ट एमिटर। ब्लैक बॉडी जो होती है बच्चे आपकी, वो बेस्ट एमिटर आती है। डन? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे अगर कंपेयर करना हो तो क्या कई सारी बॉडीज को देखा जाए तो कहना था, उनका एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट था कि गुड ऑब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स, का मतलब जिस बॉडी की एमिसिव पावर देखनी ऑब्जर्वेटिव पावर E by A की वैल्यू ये सारी बॉडीज के लिए सेम आती है, ठीक है ना। E by A सबके लिए सेम आता है। सर इसका मतलब जब देखा जाए, इसका मतलब क्या करना है, एक बॉडी ली बच्चे आपने, है ना, इसका टेम्परेचर T रखा, दूसरी बॉडी आपने बड़ी छोटी कुछ ली, किसी दूसरे मेटल की बनी हुई, उसका टेम्परेचर T रखा। ऐसे आपने कई सारी बॉडी ली और आपने देखा यहाँ पर, तो एक चीज पाई कि अगर सबका टेम्परेचर T रखोगे तो सबकी कुछ ना कुछ एमएससी पावर आ रही होगी। तो पहली वाली बॉडी के लिए E1 by A1, दूसरी वाली बॉडी के लिए E2 by A2, और तीसरी वाली बॉडी के लिए, तीसरी वाली बॉडी जो ब्लैक बॉडी है उसके लिए E डिवाइड बाय। इसका मतलब कोई भी बॉडी की जो एमएससी पावर होगी, है ना, E2 किसके इक्वल हो जाएगा, A2 टाइम्स ऑफ E। क्लियर? सेकेंड बॉडी ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में कितने टाइम्स एमिट करेगी, A2 टाइम्स एमिट करेगी। क्या ये वैल्यू बच्चे मैंने आपको E नहीं बताई थी कि ब्लैक बॉडी के सामने कितने टाइम एमिट करते हो वो आपका E होता है। तो बेसिकली एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर जो होते हैं कंटेक्स्ट डिफरेंट है पर सेम होते हैं। एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर कंटेक्स्ट हो सकता है अलग अलग हो पर कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक बॉडी बोली थी जिसका एब्जॉर्प्टिव पावर 0.6 था, तो 0.6 का मतलब समझे क्या हुआ सर, 100 आया था, 100 आया था। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे सर 100 आया था और ब्लैक बॉडी थी तो 100 अब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर दूसरी बॉडी की बात करें जिसके लिए मान लेते हैं हमने अब्जॉर्प्टिव पावर 0.6 मान लिया, तो कितना रिफ्लेक्ट होगा, 100 आएगा, 40 रिफ्लेक्ट होगा, 60 एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब्जॉर्ब हो जाएगा। क्लियर? लेकिन मजेदार बात, सर जब कभी इनके एमिशन को चेक करोगे तो ब्लैक बॉडी का 100 के एमिशन दे रही होगी, तो ये कितने के एमिशन देगी, तो 60 के। हाँ सर, मैंने एक्चुअली यही लॉजिक लगाया कि वो 100 हाँ। अपने अंदर ले लेती है तो 100 भी देगी बाहर बस। ऐसा नहीं होता है। सर ने बताया था कि स्टोरेज की बात नहीं हाँ है। वही मैं हाँ समझ गया, मैं बस हाँ तब मैंने क्या सोचा मैं बता हाँ, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेट होता है। अभी आप उस पर ज्यादा नहीं जा सकते, आगे बढ़े। यस सर। अब दूसरी बात आती है बेटा कि जो हमारे पास जो रेडिएशन है वो कैसा है। आप मुझे बताइए, आपकी बॉडी से रेडिएशन है? हाँ सर है। क्या हम देख सकते हैं? नहीं सर नहीं देख सकते। क्या कुछ रेडिएशन ऐसे जिनको हम देख भी सकते हैं? हाँ सर, वो जब आप लोहे को कभी गर्म करो, है ना, आयरन पकड़ो और उसको गर्म करते जाओ फर्नेस में, तो क्या आपको लगता है बच्चों रेड कलर का दिखने लगता है? रेड हॉट आयरन वर्ड यूज करते हैं ना, यस सर। तो यस हॉट सर। होके रेड दिख रहा है तो इसका मतलब वो रेडिएशन क्या हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं। तो हमारी बॉडी से निकलने वाले रेडिएशन जो होते हैं बहुत बड़ी फैमिली होती है ना। तो नेक्स्ट डिस्कशन बेटा दे रहा हूं मैं आपको है विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। ये बोलता है, मैं आपको पहले लॉ लिख देता हूँ, बड़ा सिंपल सा, लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। ओके,
1 मीटर। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है बेटा, अच्छे से देखो। हमारी बॉडी से जो निकलने वाले रेडिएशंस हैं उनको बच्चे मैंने प्लॉट किया, और प्लॉटिंग में बच्चे मैंने इस साइड वेवलेंथ ली और इस साइड मुझसे निकलने वाले रेडिएशन के कलर्स की इंटेंसिटी ली। इंटेंसिटी मतलब जो मेरे से यूनिट एरिया में जो पावर रिलीज हो रही है, टेक्निकली एमएससी पावर भी बोल सकते हैं इसे, है ना। तो पता लगता है कि मेरी बॉडी से निकलने वाले जो रेडिएशंस हैं उनमें एक कलर ऐसा है बेटा जो डोमिनेटिंग है। क्लियर? एक मैंने बहुत अच्छा ग्राफ नहीं बना, ग्राफ ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना। तो आपको सबको पता है बेटा कि शॉर्ट वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है, लॉन्ग वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी कम है, लेकिन एक वेवलेंथ ऐसी है बच्चे जिसके लिए इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। जिसके लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है बच्चे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा एम। ये आपकी डोमिनेटिंग वेवलेंथ है। सर ये बात नहीं समझ में आई सर, डोमिनेटिंग वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? क्या आप बच्चे मान के चलो जो प्लैनेट्स हैं उनसे भी रेडिएशन मिलते होंगे? हाँ यस सर। सर, हम जब मार्स की बात करते हैं तो हमें ऐसा बताया गया मार्स रेड कलर का फील होता है देखने में, अगर हम रात को सही टाइम पे सही डायरेक्शन में देखें तो हमें दिखेगा मार्स। तो मार्स रेड कलर का दिखता है। इसका मतलब अगर मैं मार्स के लिए बात करूंगा तो मार्स के स्पेक्ट्रम में क्या बहुत सारे कलर्स हैं? हाँ सर, मार्स में 0 से लेके इंफिनिटी तक के सब कुछ है, और आप इक्वलिटी नहीं लगा सकते कि 0 भी नहीं हो सकता, इंफिनिटी भी नहीं हो सकता। 0 से लेके इंफिनिटी तक सब कुछ है, पर एक कलर ऐसा है जिसने एनर्जी का सबसे ज्यादा पार्ट लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डोमिनेटिंग कलर। तो डोमिनेटिंग कलर किस पे डिपेंड करता होगा? बॉडी के टेम्परेचर पे। क्या हम लोग यहाँ से बैठे बैठे मार्स का टेम्परेचर गेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। सर बताइए मार्स का टेम्परेचर क्या होगा? तो मेरे को बताया गया मार्स की वेवलेंथ जो डोमिनेटिंग है वो रेड है। रेड जो होता है अप्रोक्सीमेटली बच्चे 800 नैनोमीटर जैसे कुछ आता है। तो 800 नैनोमीटर इंटू टी इज इक्वल टू 0.288 सेंटीमीटर। टेम्परेचर किसके हो जाएगा, 0.288 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 8000 इंटू 10⁻⁹। क्लियर? तो क्या मास का टेम्परेचर बच्चे हम लोग यहाँ से बता सकते हैं? आंसर हाँ सर, पक्का। वैल्यू देखें बच्चे कितनी आएगी, 288 इंटू 10⁻⁵ और 8 इंटू 10⁻⁶। डन। यस सर। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 2880 डिवाइड बाय 8 आ गया। ये टेम्परेचर बच्चे आपका होना चाहिए। एक गड़बड़ हुई है बच्चे, यहाँ पर 800 नैनोमीटर था ना, तो 800 आएगा, और 8000 लिखा आपने इस वजह से यहाँ पर। 10⁻⁷ आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक से लिख दो, 288 इंटू 10⁻⁵, 8 इंटू 10⁻⁷, तो 288 डिवाइड बाय 8 इंटू 10⁻²। क्लियर? तो हमारी बॉडी से क्या सारे रेडिएशंस निकलते हैं? यस, आपकी बॉडी मेरी बॉडी से, पर जो एक डोमिनेटिंग होता है, जैसे हमारे रेडिएशन हमें दिखते नहीं है क्योंकि इंफ्रारेड रीजन होता है ना। तो यस सर। इम्पोर्टेंस बेटा क्लियर है यहाँ पे कि भाई आपको अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसका मुझे क्लियर है कि ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है वेवलेंथ का, सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन जिस वेवलेंथ का होता है, सबसे अच्छी इंटेंसिटी जिसकी आती है, उसको हम लैम्डा एम बोलते हैं, और लैम्डा एम इंटू टी जो होता है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन होता है। ठीक है? यस सर। यस सर। सर तो जो हमने टी की वैल्यू निकाली वो टेम्परेचर है ना, कि जो टेम्परेचर वहां पर होना चाहिए? हाँ, जो मास का टेम्परेचर होना चाहिए एवरेज, एग्जैक्ट तो नहीं, क्योंकि टेम्परेचर एक बॉडी का नहीं बोल सकते, इससे इतना बड़ा प्लैनेट है, अलग अलग जगह अलग अलग होगा, लेकिन जो हमारे लिए एवरेज टेम्परेचर जो आएगा वो आप बता सकते हैं। जैसे सैटर्न में रिंग्स दिखते हैं आपको, है ना, अब वो लग रहा है उनके रिंग्स का कुछ कलर आपको दिख रहा है, अब वो कलर आपको मान लीजिए ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका आपको टेम्परेचर आप यहाँ से गेस कर सकते हो। ये पॉइंट क्लियर है?
यस सर। So, दूसरी बात आई बच्चे, स्टीफेंस लॉ बच्चे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए पढ़ा था। नॉर्मल बॉडी के लिए स्टीफेंस लॉ क्या होता है? नॉर्मल बॉडी के लिए सर एरिया ए ले लीजिए, टेम्परेचर टी है, तो पता लगा सर स्टीफेंस लॉ क्या आएगा। तो देखो उसने कहा कि भाई मुझे ज्यादा नहीं पता, अगर तुम मेरे को एग्जैक्टली सेम ब्लैक बॉडी दे दो और मेरा लिए नॉर्मल बॉडी लिखो, तो मेरे रेडिएशन जो होंगे इसके कंपैरिजन में कम ही होंगे। ठीक है, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया के बताइए कितना आता था? dq/t डिवाइड बाय 1 इसका इक्वल होता है सिग्मा t⁴। तो नॉर्मल बॉडी के लिए dq/dt पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया किसका इक्वल होगा? सिग्मा t⁴ इनटू क्या सिखाया था आज ही? इसके सामने ये e टाइम्स वीक होता है, तो यहाँ पे e आ जाएगा। क्लियर? एमिसिविटी होता था ना, कितना परसेंट आप ब्लैक बॉडी के सामने वीक पड़ते हैं, तो नॉर्मल बॉडी के रेडिएशन हो जाएंगे सिग्मा e8 t⁴। यस क्लियर? सर। तो So- ब्लैक बॉडी के सामने के लिए ई एक्स्ट्रा लगा है और तुम चाहो तो ई हटा दो, भाई ब्लैक बॉडी होगी तो ई की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो Yes, ये sir. एक ऐसी बॉडी के लिए इसकी एमिसिविटी आपको पता है, टेम्परेचर पता है, तो कितनी हीट रेडिएट करेगी पर सेकंड वो बच्चे आप बता सकते हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब क्या होता है बच्चे, मैं बात करूं तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं कि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मान लो सराउंडिंग से ज्यादा है, टीबी और टीएस जो वर्ड यूज करो, टीबी फॉर टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टीएस फॉर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर मान लो टीबी टीएस से बड़ा है तो देखो दो चीजें पैरेलल चल रही होंगी, कुछ तो वो रेडिएशन देगा ही देगा और कुछ रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना, यही तो चल रहा होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर मैं पूछूं कि इसकी बॉडी से पर सेकंड कितने रेडिएशंस आउट डायरेक्शन में होंगे, आउट मतलब बाहर जा रहे होंगे, एमिट कर रहे होंगे, बताइए इसकी बॉडी से बाहर जाने रेडिएशन की वैल्यू बताइए कितनी होगी? सिग्मा E8 T⁴। क्लियर? Yes, sir. और इस पे पड़ने वाले भाई सराउंडिंग के रेडिएशन कहाँ जाएंगे? ये भी तो कोई रेडिएशन दे रहा है ना, 75 ये वाला टीएस वाला, ये रेडिएशन इस पे आएंगे टीवी पे, तो वैल्यू कितनी देगी? सिग्मा E8 TS⁴। क्लियर? तो अगर पूछो सब बॉडी के हिसाब से नेट हीट फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा? नेट हीट फ्लो आउटवर्ड क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो सिग्मा ये कॉमन ले लिया, तो TB⁴ माइनस TS⁴। क्लियर? यस सर। तो बॉडी जैसे हम लोग कभी चाय रखते हैं, जैसे आपने क्या किया यहाँ पे चाय रखी, सर चाय को हम जब देखते हैं, जब गर्म चाय होती है तो सर ठंडी क्यों हो जाती है? सर किसी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, और सराउंडिंग से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो नेट आउटफ्लो जो होगा पॉजिटिव होगा, नेट आउटफ्लो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब हीट बाहर जाएगी तो टेम्परेचर गिरेगा। वहीं पर अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक बच्चा रख दें रूम में, तो टीबी और टीएस के केस में बच्चे बताना क्या होता है? टीएस ग्रेटर देन टीबी होता है, तो dq/dt ऑफ नेट किसके इक्वल होगा बताइएगा? सो इस बार आपका नेगेटिव आ जाएगा। हाँ सर, क्योंकि टीएस क्योंकि सराउंडिंग से बॉटल में हीट आएगा। हाँ, सराउंडिंग से बॉडी का हीट, मतलब एक मिनट में यहाँ पे कहीं पे कुछ मैंने मिस्टेक करी। ये फर्स्ट केस में कूलिंग है, तो dq/dt नेट जो होना चाहिए था बच्चे, सिग्मा E8 TB⁴ माइनस TB⁴। आपकी बॉडी से हीट बाहर की तरफ जाएगी, तो ये नेट हीट पॉजिटिव है, लेकिन इसको समझो बाहर हीट जा रही है तो उसकी कूलिंग होगी, है ना, और यहाँ पे नेट हीट नेगेटिव है, उसने हीट एब्जॉर्ब करी है, तो इस केस में अगर देखोगे तो हीटिंग होगी। यस सर। क्लियर? सर कूल क्या हो रहा है, लाइक जो अंदर है या फिर? बेटा जो बॉडी आपने चाय जिसकी चाय हम बात कूल कर मतलब इस केस में। आप कोई हॉट Okay. लिक्विड रखोगे तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है, तो एमिशन फास्ट होंगे, है ना, एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहे ना। आप बताइए, एक सिंपल से, आप धूप में खड़े होते हैं तो क्या आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है यहाँ से? Yes. क्योंकि आप एब्जॉर्ब कर रहे हो।
उससे बच के आप तुरंत छांव में आ जाते हैं, ठंडी जगह आ जाते हो, तो आपके एब्जॉर्प्शन कम हो जाते हैं। एमिशन तो आपके हमेशा उतने ही रहेंगे ना। एमिशन बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड करेगा, एब्जॉर्प्शन जो होगा वो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिसाइड करेगा। तो लॉजिक क्लियर है? यस सर, यस। यस नेक्स्ट डिस्कशन आता है बच्चे इसमें, सिंपल सा, न्यूटन्स कूलिंग लॉ। क्लियर? तो मैं इसको बेटा अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, उसको मैं नेक्स्ट दिन एक्सप्लेन करूंगा। आप एक बार इसको अच्छे से कंडक्शन को रीड कर लीजिएगा, है ना। हमने हीट ट्रांसफर से मैं आपको एक रिवीजन करा दे रहा हूँ। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर: conduction, radiation and convection. In conduction, heat is transferred from layer to layer due to thermal vibrations. Convection, heat is transferred against gravity. जब भी किसी बॉडी को गर्म करोगे तो हीट अप होकर ठंडा होकर ऊपर जाएगा। और रेडिएशन आर सिंपल, these are just like लाइट की तरह होते हैं, बस दिखते नहीं है, तो हमारी स्किन उन्हें फील कर सकते हैं, इंफ्रारेड होते हैं। कंडक्शन मैंने आपको पढ़ाया आज, आपको रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड्स अपॉन mainly 3 factors: area, temperature difference and length, and also on the metal of the rod. तो Ka आ गया, फिर H equal to formula लिखवाया मैंने, common temperature का discussion. What is the temperature gradient? That is minus H by K. Okay, minus is for decreasing, linearly decrease करेगा। रॉड का जंक्शन का क्वेश्चन कराया बच्चे मैंने आपको, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट दोनों रॉड का अलग अलग भी कराया आपको। क्वेश्चन मैंने टिक करा के आपको बता दिए ये करने। रेडिएशन का डिस्कशन दिया। हमारी बॉडी बेटा अगर 0 केल्विन से ऊपर है, जो कि ऑब्वियसली है -273 से ऊपर, तो हमारी बॉडी हीट रेडिएशन देती है। लॉ बताया, एमएससी पावर हुआ, एब्जॉर्प्टिव पावर हुआ, और फिर ब्लैक बॉडी के लिए डिस्कशन QI = QA। किरचॉफ लॉ, अच्छे ऑब्जर्वर अच्छे एमिटर्स होते हैं। E बाय सारी बॉडीज के लिए बच्चे सेम आता है, सॉरी सेम कंडीशन सेम टेम्परेचर पर तो सेम आता है, तो अच्छे ऑब्जर्वर्स अच्छे एमिटर्स होते हैं। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको पढ़ाया, और नेक्स्ट कूलिंग का डिस्कशन। ठीक है, आप एक बार वो सर, आप एक बार वो लैम्डा टी वाला आप एक बार बता देते फिर से। लैम्डा m × t = 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। हमारे स्पेक्ट्रम में मेरी बॉडी से एक अलग तरह का रेडिएशन निकल रहा है, उसमें कई सारे कलर्स है, तो कौन सा डोमिनेटिंग कलर है? ठीक, तो मार्स का डोमिनेटिंग कलर रेड है, तो मार्स का टेम्परेचर डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए गैस की फ्लेम आपने देखी और पर्टिकुलर पॉइंट का आपको ब्लू कलर की दिख रही है ना, हीट अप है बहुत अच्छे से, तो क्या आप टेम्परेचर गेस कर सकते हैं? हाँ सर। अगर कॉन्टिन्यूसली ब्लू कलर की दिख रही है तो उससे आप लैम्डा m × t से टेम्परेचर गेस कर सकते हैं। डन है? यस सर। सर इससे पहले कि आप भूल जाओ, मैं आपको बता देता हूँ कि सर आपको हीट और वो वेव्स के भेज देना। ठीक है, थैंक यू डन। सर। बाय। सर